महेंद्र नगर से काठमांडू ये सफ़र सिर्फ एक दूरी तय करने का नहीं था, बल्कि खुद से महसूस करने का था। रात गहरी थी और आसमान लगातार बरस रहा था। पहाड़ी सड़कों पर चलती बस और खिड़की से टकराती बारिश की हर बूंद जैसे मेरे अंदर कोई अनकही कहानी लिख रही थी। और आज मैं आपको महेंद्र नगर से काठमांडू का वो पूरा सफर दिखाऊंगा और अंत में आपको पशुपतिनाथ जी के दर्शन भी कराऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि कैसे आप भी यहाँ पहुँच सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और फिर थमेल की रात, रोशनी, भीड़ और जिंदगी की धड़कन। तब समझ आया कि काठमांडू कोई जगह नहीं, एक एहसास है जो हम सबको एक बार अपनी लाइफ में करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफ़र जहां मंजिल तो खूबसूरत है ही, लेकिन रास्ते भी कई कहानियां बनाते हैं। गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून फ्रॉम महेंद्र नगर, नेपाल। और आज की जो यात्रा है वो बेहद ही ख़ास है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आप पशुपतिनाथ दर्शन के लिए जाना चाहते हैं और मतलब इंडिया के थ्रू भी आना चाहते हैं तो महेंद्र नगर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। महेंद्र नगर से काठमांडू आज हम जाएंगे शुक्ला फाटा की इस बस में। थोड़ा सा चेहरा डल सा दिख सकता है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और आपको पता है कि गर्मी के टाइम में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है। आप ये देखिए, मेरे पीछे जस्ट ये सामने बस लगी हुई है जिसमें आज की हमारी यात्रा है शुक्ला फाटा यातायात की, जिसमें हम जाएंगे महेंद्र नगर से काठमांडू। 10 मिनट बस रह चुके इस बस को यहाँ से निकलने के लिए। दोस्तों, जैसे कि अगर आप केदारनाथ से पशुपतिनाथ की यात्रा करना चाहते हो तो आप किस तरीके से करोगे, मैं आपको उसकी भी थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। सो आप वहाँ से आएंगे सोनप्रयाग से हरिद्वार और देहरादून से सीधी बस सेवा मिलती है महेंद्र नगर की। आप यहाँ पहुँचोगे, फिर महेंद्र नगर से काठमांडू की आप सीधा बस लेके केदारनाथ से पशुपतिनाथ के दर्शन आप इस तरीके से कर सकते हो। काफ़ी इजी तरीका है। इसमें आपका ये मान लो 2000 रुपये में आप यहाँ पहुँच जाओगे महेंद्र नगर केदारनाथ सोनप्रयाग से, और 2000 रुपये यहीं से लगेंगे इंडियन करेंसी, यानी 4000 रुपये में आप जो है सीधा पशुपतिनाथ के दर्शन करने जा सकते हो केदारनाथ से। तो एक छोटी सी आइटनरी थी, फटाफट से मैंने आपको दी। काफ़ी सारी बसेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, चाहे आपको काठमांडू जाना है। अभी तो फिलहाल ये देखिए, ये भी सोनौली महाकाली यात्रा की काठमांडू लगी है, इधर भी काठमांडू, सारी बसेस काठमांडू की लगी है। तो काठमांडू की आपको बहुत ज़्यादा सर्विस आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये देखिए सामने दिल्ली से महेंद्र नगर वाली गाड़ी खड़ी है और इधर महेंद्र नगर से देहरादून, वे हरिद्वार से सीधा देहरादून की इधर गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैं इस गाड़ी की बात कर रहा था जिससे आप यहाँ महेंद्र नगर ईजी तरीके से पहुँच सकते हो। सारी गाड़ियों के प्राइस के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर आप दिल्ली से महेंद्र नगर आ रहे हो तो 800 रुपये आपका पर पर्सन लगेगा। मैं काफ़ी बार आता जाता रहता हूँ क्योंकि मेरा गांव भी इस रूट पर पड़ता है, तो मैंने आपको बताया है। महेंद्र नगर से देहरादून भी मेरे ख्याल से उतना ही पड़ता होगा। तो अगर आप सोनप्रयाग से हरिद्वार आओगे तो 800 रुपये, 1000 रुपये में आ जाओगे। यूटीसी बस से आओगे, जैसा कि मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो 600 रुपये में आ जाओगे। और 1000 रुपये में आप यहाँ, मतलब 2000 रुपये में आप यहाँ पहुँच जाओगे महेंद्र नगर। और महेंद्र नगर से सीधा काठमांडू आप जाओगे पशुपतिनाथ के दर्शन करने। तो केदारनाथ के बाद किसी भाई को पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाने हैं तो आप इस तरीके से जा सकते हो, या फिर अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए एक फुल वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगा। हाँ, 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है इस बस में। ये देखो, तो इस बस में स्लीपर नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, तो ठीक है, अभी मतलब एसी वगैरह ऑन कर दिया है, थोड़ा सा चिल वगैरह होगा। बस में डस्टबिन वगैरह दिए हुए हैं, तो आप लोगों को कूड़ा बाहर नहीं फेंकना है कि भाई को जिस तरीके की सीट्स रहती है, पुश बैक रहती है, आप पुश बैक करके इसको सेमी स्लीपर बना सकते हो। महेंद्र नगर के बस स्टैंड के आसपास आपको काफ़ी सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो नज़दीकी बस स्टैंड है और आप इसी तरीके से यहाँ पहुँच सकते हो। ठीक 1 बजे के करीब हमारी गाड़ी यहाँ महेंद्र नगर से अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ रही है और हमारे साथ आज उस्ताद जी है धन सिंह बोरा जी। इसके अलावा बस में 2-3 स्टाफ और भी है। महेंद्र नगर से काठमांडू की दूरी लगभग 700 किलोमीटर है और बस आराम से 19 से 20 घंटे में यहाँ पहुँच जाती है। बस फेयर की बारे में बात करें तो 3000 से 3500 के बीच में ये किराया रहने वाला है इस बस का। अभी हम
चल रहे हैं NH01 महेंद्र हाईवे पर। ये हाईवे नेपाल को पूरब से लेकर पश्चिम तक जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई है 1027 किलोमीटर और यह शुरू होता है भीमदत्ता या महेंद्र नगर से और ईस्ट काकरबिट्टा झापा तक जाता है। इस हाईवे में पड़ने वाले कुछ मुख्य नाम भी है जैसे इटहरी, जनकपुर, बीरगंज, हेटौड़ा, नारायण घाट, बुटवल, नेपालगंज, कोहलपुर। ये हाईवे अभी सिंगल लेन है, जल्द ही इसे डबल लेन भी करा जाएगा। इस बस को काफ़ी अच्छी तरह अंदर से डेकोरेट किया गया है। साथ ही आपको यहाँ वाईफाई की सुविधा भी मिल जाती है। इनका नेट थोड़ा सा स्लो हो सकता है बिकॉज बस में काफ़ी पैसेंजर होते हैं। एक डेढ़ घंटे के बाद मैं पहुंच गया अतरिया। अभी हमारी बस यहां से बस पार्क की तरफ जाएगी और वहां 10-15 मिनट रुक के ही अपना सफ़र आगे की तरफ बढ़ाएगी। इधर से ये राइट वाला रास्ता आगे धनगढ़ी की तरफ जाता है और अभी हमें लेफ्ट बस पार्क की तरफ जाना है। इधर से ये आगे वाला रास्ता सुदूर पश्चिम के 7 जिलों को जोड़ता है आपस में। दोस्तों अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और 1:10 पर हम लोग निकले थे महेंद्र नगर से। फ़िलहाल अभी हम पहुंचे हैं अतरिया बस पार्क और आप अतरिया बस पार्क में देखिए इधर भी काउंटर से आप इधर से भी टिकट वगैरह बुक करा सकते हैं काठमांडू जाने के लिए। सिर्फ जस्ट सामने आप देखेंगे मतलब सुदूर पश्चिम में कुछ 8-9 जिलों की बसेस लगी हुई है। जैसे यहाँ पे आप शाम को जो नाइट बसेस चलती है। इसके अलावा हमारे गाड़ी के सामने काठमांडू व नेपाल वाली गाड़ी भी लगी हुई है, अपनी इधर खड़ी है ये देखिए। और इस तरफ मतलब एक से एक टॉप लग्जरी बसेस आपको मिल जाएगी यहाँ से काठमांडू जाने के लिए। इधर महेंद्र नगर से पोखरा जाने वाली गाड़ी भी हमारे सामने लगी हुई है। इधर ये धनगढ़ी से काठमांडू जाने वाली गाड़ी भी आ गई है और ये भी यहाँ से निकल रही है। फिर थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद मेरी गाड़ी भी यहाँ से अब अपने सफ़र के लिए आगे रवाना हो रही है। अतरी के बाद फिर बारिश शुरू हो गई और बारिश इतनी तेज़ थी कि गर्मी सारी भाग गई और अब सफ़र में मज़ा आ रहा था। अभी बारिश के बाद यहाँ से ये पहाड़ के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे थे और ये खेत के नज़ारे भी उतने ही खूबसूरत। चौमाला नेपाल के सुदूर पश्चिम क्षेत्र के कैलाली जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण बाजार और चौराहा है। यह महेंद्र राजमार्ग पर स्थित होने के कारण व्यवहार, यातायात और स्थानीय गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। हमारे आगे 2 बस और चल रही है जो एक धनगढ़ी से काठमांडू जा रही है और एक महेंद्र नगर से बेलौरी होते हुए काठमांडू जा रही है, लेकिन यहाँ वो पैसेंजर के लिए रुकी हुई है।
आता है घोड़ाघोड़ी ताल। नेपाल के कैलाली जिले में स्थित एक खूबसूरत प्राकृतिक झील है। घने जंगलों और हरियाली से घिरी ये झील प्राकृतिक प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है और यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी और वन्य जीव पाए जाते हैं। शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के कारण यह सुदूर पश्चिम नेपाल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। आगे आता है लम्की। नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश के कैलाली जिला में स्थित ये एक प्रमुख नगर और व्यावहारिक केंद्र है। यह महेंद्र नाजमार्ग पर स्थित होने के कारण यातायात, व्यवहार और शिक्षा का प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है। लम्की से कर्णाली क्षेत्र, घोड़ाघोड़ी ताल और चीसापानी जैसे पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। हमारी गाड़ी यहाँ 10 मिनट रुकी और अब यहाँ से आगे के सफर पर निकल गई है। फिर हम पहुंचे चीसापानी। चीसापानी कर्णाली नदी के तट पर बसा नेपाल का खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ बना चीसापानी पुल कर्णाली की विशाल धारा के ऊपर से गुजरता है, जो यात्रियों को अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ कर्णाली की खूबसूरती और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने आते हैं। हमारे आगे वो इसी रूट की दूसरी गाड़ी भी यहाँ टाइम से पहुँच गई है और हमारी और उस गाड़ी में काफ़ी रेस भी लग रही है। और अब यहाँ कर्णाली पुल को क्रॉस करने हम जा रहे हैं। सुदूर पश्चिम के 9 जिलों को जोड़ने वाला एकमात्र पुल भी इसे कहा जाता है। जब आप पूर्व से पश्चिम की तरफ आओगे तो आपको यही चीसापानी होके आगे महेंद्र नगर, कैलाली, धनगढ़ की तरफ जाना होगा। आगे अब सुदूर पश्चिम के कैलाली जिला को छोड़ के अब मैं लुम्बिनी प्रदेश के बर्दिया जिला में एंटर होने जा रहा हूँ और यहीं स्थित है बर्दिया नेशनल पार्क भी। और यहाँ हम सब ने कर्णाली की ये फिश भी ट्राई करी, जो काफ़ी टेस्टी थी और काफ़ी अमेजिंग भी। ये है बर्दिया नेशनल पार्क। नेपाल का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ये उद्यान बर्दिया जिले में स्थित है और लगभग 968 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ दुर्लभ जंगली हाथी, बंगाल टाइगर, हिरण, घड़ियाल और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी भी पाए जाते हैं। एक बार तो मैंने इस रूट पर बाघ भी देखा था। यहाँ गाड़ियों की स्पीड लिमिट 35 से 40 ही होती है। अब हम बर्दिया ज़िले में आ गए हैं और यहाँ काफ़ी होम स्टे और होटल्स भी आपको ठहरने के लिए मिल जाते हैं। अभी शाम हो चुकी है और अब आगे कोहलपुर आएगा। बड़ा वाला
अभी शाम के 7:15 हो रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं कोहलपुर। कोहलपुर पश्चिम नेपाल के बांके जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण नगर और व्यापारिक केंद्र है। यह नेपालगंज से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और पूर्व पश्चिम राजमार्ग तथा सुर्खेत मार्ग के संगम पर होने के कारण पूरे मध्य और पश्चिमी नेपाल का प्रमुख यातायात केंद्र भी माना जाता है। और साथ ही कोहलपुर को कर्णाली प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, जुमला, मुगु, हुमला और डोलबा जैसे दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों की यात्रा यहीं से शुरू होती है। हमारी गाड़ी यहाँ 15 से 20 मिनट रोकने के बाद अब अपने सफ़र के लिए आगे रवाना हो रही है। अभी रात के 7:45 हो रहे हैं और सफ़र तो अभी ठीक ही चल रहा है। आशा है कि आगे बारिश होगी और बहुत तेज़ होगी। हमारे आगे वो नेपालगंज से काठमांडू वाली बस चल रही है और धनगढ़ी से काठमांडू वाली भी, लेकिन हमारी बस सबको ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ रही है। फिर जिस बात का डर था वही हुआ। अभी जहां बारिश थम गई थी वहीं दोबारा शुरू हो गई है और तेज़ आंधी, बिजली और साथ लाई है। अभी यहां बादल गरज रहे हैं और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है। हमारी बस घुमावदार सड़कों पर चल रही है। और इसके बाद अब हमारी गाड़ी ने यहाँ हॉल्ट लिया है। अब यहाँ हम खाना खाएंगे। तो भाई रात के हो रहे हैं 10:15 और खाना पीना खा के जैसे कि मैं बाहर आ चुका हूँ और खाना पीना मतलब काफ़ी ठीक ठाक तो मैं नहीं बोलूँगा, मतलब ठीक था। पेट भर गया, मतलब कम मसाले का आपको खाना मिलता है नेपाल में, जैसे कि आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और गाड़ी के स्टाफ के बारे में बात करूँ तो ये भी अच्छे हैं। खाने की कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो 350 रुपये चिकन खाने का था और 250 रुपये में भी वेज खाने का था, क्योंकि मैंने तो स्टाफ के साथ में खाना खा लिया था अंदर जाके। बाकी काफ़ी पॉलिटिक्स टाइप है और मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पैसेंजर पीछे से आगे आ रहा था उनको ऐसा ज़बरदस्ती भगाया नहीं जा रहा, बैठा रहे हैं, मतलब 3-4 घंटा बैठ के जा रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बट हाँ, आगे बैठने में थोड़ा सा ये रहता है कि ट्रैफिक वगैरह का थोड़ा सा वो लफड़ा वगैरह रहता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी मैं चलता हूँ अभी थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी झपकी ले लेते हैं, फिर बाकी बातें सुबह करेंगे। और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। कि मौसम बहुत बिगड़ रहा है, आप इधर भी देखोगे ना, अभी देखो बिजली कड़केगी, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये देखो बिजली कड़की, ये देखो फिर तो बिजली कड़क रही है। बारिश लगातार हो रही है जब से अतरे के बाद में, पूरी अभी तक यहाँ पे बारिश ही बारिश हो रही है ना भाई। बाकी चलते, इधर 3 बस खड़ी है अपनी, ये देखो हमारे बीच वाली अपनी है, और एक ये पता नहीं कहाँ से आई है, ये सुर्खेत से पोखरा वाली है, और ये भी कहीं काठमांडू ही जा रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि इस रूट पे काठमांडू, पोखरा, चितवन, काकड़बेट्टा यही है रूट्स, तो यहीं तक जाएंगी।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुगलिंग। और रात में हम कहाँ रुके थे खाना खाने के लिए आपको पता ही है, लमई तांग में। उसके बाद फिर बुटवल बर्दघाट होते हुए अभी हम यहाँ पहुँचे मुगलिन। और मुगलिन में आपको पता है एक रास्ता जाता है सीधा पोखरा की तरफ और एक रास्ता काठमांडू की तरफ। जो बात करें, जर्नी बहुत ही बढ़िया चल रही है। और चाय वगैरह पी ली यहाँ पे। चाय तो मैं वैसे छोड़ दी थी बट अभी कुछ ऑप्शन नहीं था तो चाय पी लेंगे। सुबह सुबह का वक्त था ना। अभी देख लीजिए हमारी बस यहाँ खड़ी हुई है, इधर हमने पी थी चाय और अब चल रहे हैं यहाँ से टॉर्ड्स अपनी जर्नी की तरफ। और यहाँ पर हमारे साथ में है ये हमारे उस्ताद जी। सब ठीक है भाई, एकदम बढ़िया। तो कब तक पहुँचा रहे काठमांडू पे? 5 घंटा लगेगा। 5 घंटा और। हाँ, अभी मुगलिन से आगे हमें काठमांडू जाना है और यहाँ से वो 109 किलोमीटर है। अभी हमने लगभग 600 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अभी हमें 4 से 5 घंटे और लग जाएंगे काठमांडू पहुँचने। रात भर बारिश के बाद अभी सुबह का नज़ारा देखने लायक है। जहां रात भर बारिश हुई थी और अब पहाड़ वहीं हरे हो चुकी है, क्योंकि बारिश से सारी धूल हट चुकी है और अब पहाड़ और भी हरे भरे दिखने लगेंगे। हम अभी मुगलिन से पृथ्वी राजमार्ग पर काठमांडू की ओर बढ़ रहे हैं। यह है नेपाल के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त सड़कों में से एक है, जो त्रिशूली नदी के किनारे खूबसूरत पहाड़ी दृश्यों के बीच से गुजरती है। ये है नेपाल की त्रिशूली नदी, जो हिमालय की गोद से निकलकर पहाड़ों की ओर चीरती हुई बहती है। मुगलिन से काठमांडू तक पृथ्वी राजमार्ग के सफर पर यह नदी यात्रियों की साथी बन जाती है। त्रिशूली नदी का धार्मिक और प्रसिद्ध उद्गम स्थल गोसीकुंड रसवा जिला नेपाल से माना जाता है। ये पृथ्वी राजमार्ग पर अभी रोड का काम चल रहा है और बारिश होने के कारण यहाँ हाईवे पर और जाम लग जाता है। रास्ते की कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं। बारिश आए, आंधी आए या कुछ भी आए, हमारे धन सिंह बोरा जी हमें महेंद्र नगर से लेकर आए हैं और काठमांडू पहुंचाएंगे। ये हमारे उस्ताद जी की कहानी नहीं, बल्कि ऐसे और भी उस्तादों की कहानी है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह मंजिल पर सही सलामत पहुंचाते हैं। हमारी गाड़ी में यहाँ फ्यूल फिलअप होगा और इसके बाद अपना सफ़र फिर से शुरू करेंगे। मॉर्निंग दोस्तों, अभी कुरिंदर से आगे पहुँचे हैं। नज़ारा देख लीजिए, काफ़ी शानदार हो रखा है और अभी इधर से सनराइज़ हो रहा है, देख लीजिए। बाकी बहुत ही अच्छी जर्नी चल रही है और मतलब
सही एक्सपीरियंस चल रहा है अभी गाड़ी में। ये देखिए एक से एक लग्जरी बसें आपको यहाँ पे दिख जाएगी इस रूट पे, क्योंकि काठमांडू से पोखरा के बीच में ये सबसे बिजी रूट है भाई। अभी फ्यूल फिलअप के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हो रहे हैं जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। पृथ्वी राजमार्ग नेपाल का एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह राजधानी काठमांडू को पश्चिमी नेपाल के प्रमुख शहर से जोड़ता है। कल देर रात तक बारिश के कारण अभी यहाँ स्थिति रोड की थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियों का ट्रैफिक था और अभी काठमांडू जाते वक्त और भी ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि इस हाईवे पर अभी ज़ोरों तोरों से काम चल रहा है। मलेखु नेपाल के धादिङ जिला बागमती प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध छोटा बाजार और यात्रा पड़ाव है। मलेखु काठमांडू और मुकलिन के बीच एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह जगह त्रिशूली नदी के किनारे बसी हुई है। यहाँ मलेखु की मछली बहुत प्रसिद्ध है, जिसे यात्री रास्ते में रुककर खाना पसंद करते हैं। अभी काठमांडू की दूरी 64 किलोमीटर्स है और अभी हमें 2 से 3 घंटे और लग जाएंगे। और दो दिन तो नहीं में औषा को तो तीन दिन को मैं बगे यार आयो कोई हमारे आगे वो विराटनगर से काठमांडू वाली गाड़ी जा रही है, जिसने काफी तेज रफ्तार पकड़ रखी है। हाँ जी, ब्रेक ठोक आप लोग गाड़ी ठोके बस इधर ले ब्रेक लगा वो छोड़ दियो पछाड़ी को गाड़ी लो रे जो रास्ता हामीलाई रेले वणिया दिशाले भयो तब मोटी बन्ने भयो। तो सुबह के हो रहे हैं 8:15 और हमारी गाड़ी 9 बजे पर रुकी हुई थी ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और उसमें मतलब यहाँ का एक बार वाई लोकल होता है वो खाया था, ठीक है। उसमें चिकन वगैरह सब मिक्स करके दे दिया था, तो इतनी सुबह तो मैं चिकन खाता नहीं, बट ठीक है, ठीक ठाक था। और उसका प्राइस 300 रुपीज़ नेपाली रुपीज़ था। ये है पृथ्वी हाईवे और इसी के सामने जस्ट 9 बजे पे हमारी गाड़ी यहाँ रुकी हुई थी। आधे घंटे का ब्रेकफास्ट हॉल्ट होता है यहाँ पर, फिर अब आगे की तरफ चलेंगे। और वाले साइड लगे थे साइड को हां मानता
इस हाईवे को ऐसे ही व्यस्त हाईवे नहीं कहा जाता। अभी देख लीजिए आप कितना लंबा यहाँ पर ट्रैफिक लग गया है। सामने से आने वाली गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। इधर ये काठमांडू से दिल्ली वाली बस भी मिल गई है। इस बस का किराया 2800 रुपये पर पर्सन रहता है इंडियन रुपीज़ में, और 30 से 32 घंटे में हम दिल्ली से काठमांडू पहुंचते हैं। काठमांडू पहुंचने से पहले पृथ्वी राजमार्ग पहाड़ों की घुमावदार चढ़ाई से होकर गुजरता है। नौवी से और नागढुंगा क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों को पार करने के बाद अचानक सामने काठमांडू घाटी का विशाल दृश्य दिखता है। पहाड़ों के बीच बसे घर, व्यस्त सड़कें और आधुनिक शहर का नज़ारा यह एहसास दिलाता है कि आप नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रवेश करने वाले हैं। और सुबह के 10:30 बजे के करीब हम नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रवेश कर चुके हैं और अभी हमारी बस यहाँ गोंगोबू बस पार्क के तरफ जा रही है। कैमरा एक्शन। अब मैं यहाँ काठमांडू पहुँच गया हूँ और अपने अब होटल की तरफ जाने लगा हूँ। दोस्तों हर बार की तरह इस बार काठमांडू पीस होम में हमारा स्टे है और देख लीजिए स्टे कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर। सो यहीं रुके हुए हम, ऐसे रूम्स मिलते हैं यहाँ पर, देख लीजिए काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, आप भी रुक सकते हो। काठमांडू पीस हाउस, तो आप यहाँ आ सकते हो। सो देखिए मैं इधर रुका हूँ, ठीक है, ये देखो, तो ठीक है सिंगल के हिसाब से। और अभी तो कुछ ऐसी हालत है, अभी मैं एडिट कर रहा था तो मेरे को अभी याद आया, बाकी बाहर का माहौल वगैरह बहुत अच्छा, लोग यहाँ पर 10-15 दिन आके रुकते हैं आराम से, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है ना। सो दोस्तों काठमांडू में आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर खाना पीना खा सकते हो। 250 रुपये से 300 रुपये नेपाली रुपीज़ में आपको ईजी तरीके से यहाँ पर वेज थाली मिल जाएगी। थमेल काठमांडू का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र है, इसे नेपाल के पर्यटन का दिल भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर में लोग आते हैं, ट्रैकर्स वगैरह यहीं ठहरते हैं। इसके आसपास आपको कई होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े एंड ट्रैवल एजेंसीज का बड़ा केंद्र देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से मैंने बुक कर ली है, तो ये देखिए अभी 88 रुपीज़ में मुझे यहाँ से पशुपतिनाथ मंदिर में पहुँच जाऊँगा इजी तरीके से। तो बाकी वहीं बातें करते, देखो गणेश मार्ग, पशुपति टेम्पल, पशुपतिनाथ मंदिर है ना। तो चलो चलते हैं फिर, और यहाँ रुका हुआ था मैं, ये देखिए। तो अगर आप नेपाल की काठमांडू सिटी में आ रहे हैं तो आपको भारी टैक्सी से छुटकारा लेने के लिए इनड्राइव ऐप यूज़ कर सकते हो और काफ़ी बजट में आप पहुंच सकते हो। तो मैं पहुंच गया हूं पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिर है। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है और नेपाल के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। भगवान शिव को यहाँ पशुपति समस्त जीवों के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको महेंद्र नगर से काठमांडू लेकर आया और पशुपतिनाथ जी के दर्शन भी कराए। रात में थैमेल घूमा और आसपास कई जगह घूमा, लेकिन उनकी मैं वीडियोस नहीं बना पाया। आज का सफ़र यहीं होता है समाप्त, लेकिन यूट्यूब का सफ़र हर बार की तरह अब शुरू होगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी खास नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।